गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई तक कर लिया था। 3 किंगडम हमारे हो चुके हैं। अभी रहते हैं प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन उससे पहले जो है, क्योंकि फंजाई हमने किया है तो उसके साथ ही एक टॉपिक है आपका, दैट इज़ लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं किसे कहा जाता है? दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, राइट। पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। वैसे लाइकन्स जो हैं कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ रहते हैं और सिम्बायोसिस में रहते हैं। कहने का मतलब जहाँ दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, ऐसी एसोसिएशन को आपको बताया था सिम्बायोसिस कहते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स रहते हैं, एक उसमें से एल्गी होगी, दूसरा जो है वो फंजाई होगा। अब एल्गी जो होगी उसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई। तो जो एल्गल पार्टनर है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल पार्टनर होता है इसमें उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिर्फ इतना एक लाइन की आपकी डेफिनेशन होगी। और जब हम कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है तो कैसे होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस रिलेशनशिप में जो तो एल्गी है, एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस तो करेगी वो एक तो, दूसरा अगर वो कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगी, है ना। जबकि जो फंगल पार्टनर होता है वो कवरिंग, आउटर कवरिंग देता है एल्गी को, ताकि एक तो वो हार्मफुल रेडिएशन से बची रहे या गर्मी से बची रहे, है ना। और अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम उसमें भी हेल्प करता है। इनफैक्ट ये जो इसकी पिक्चर अगर आप देखना चाहें कुछ ऐसी होती है। इसको आपने कुछ नहीं ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ जस्ट वैसे ही देख लीजिए। एक लाइकन को अगर हम अंदर से उसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखता है वो, ठीक है। बाहर बाहर ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये वाले पिंकिश जैसे, ये सारा फंगल पार्ट है और बीच में ये एल्गी है, ठीक है। दीज आर द एल्गल सेल्स। तो एल्गी सेंटर में होती है, उसके अराउंड फंगल हाइफी होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और लाइकन्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं नेचर में, अगर आप देखें उनको, बेसिकली आपने इसकी टाइप्स जो हैं लाइकन की, वो 3 तरह के नाम सिर्फ आपने याद रखने हैं। 3 तरह के नाम कौन से होंगे? एक तो क्रस्टोस लाइकन, दूसरा फोलियोज और तीसरा फ्रूटिकोस। तो यहाँ पर आप देखो क्रस्टोज, क्रस्टोज मीन्स क्रस्ट, बिल्कुल जैसे परत जमी होती है ना, इस तरह के। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं या इवन जो बड़े पेड़ हैं उनके स्टेम के ऊपर अगर आप देखो वाइट वाइट से ऐसे धब्बे धब्बे से होते हैं, वो क्रस्टोज लाइकन है, ठीक है। फोलियोज जो है वो थोड़ा सा ऐसे लीफ की तरह होगा और फ्रूटिकोज जो हैं वो थोड़े और फ्लारी टाइप इस तरह के होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से जो सबसे कॉमन दिखते हैं नेचर में वो ये जो मैं आपको कह रही हूँ, वाइट से धब्बे जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के तनों पे या रॉक्स के ऊपर। सो दीज आर द लाइकन्स। ये भी वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसके 3 टाइप्स लिख लेनी है, 3 तरह के लाइकन्स, ठीक है ना। क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, बस सिर्फ ये नाम। देन वी कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। ये क्वेश्चन भी एक आपने बना लेना है और इसमें सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट करके लिखने हैं आपने। पहला पॉइंट आपका होगा कि कुछ लाइकन्स ऐसे हैं जिनको खाया जाता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। सो दे आर फूड फॉर मैनी एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट आप कहोगे कि बहुत से लाइकन्स ऐसे हैं जिनमें से हमें मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। सो दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिन, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका होगा कि बहुत से लाइकन्स ऐसे हैं जिनसे डाइज निकाली जाती हैं। डाइज का मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस। और इनफैक्ट जो लिटमस पेपर आप यूज़ करते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि एसिड या बेस का पता लगाने के लिए लिटमस का यूज़ होता है, तो वो भी लाइकन से ही निकाला जाता था। उसके अलावा आप लिखोगे कि लाइकन्स जो हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। यानी किसी जगह अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ से लाइकन्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स। और ये एक तरह से हमें बता सकता है कि किसी जगह पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर वहाँ पर लाइकन्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो।
तो ये अब बस आपने 4 या 5 पॉइंट्स इसके यूजेस में लिख लेने हैं. सो दिस इज़ अबाउट लाइकन्स विच इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी. देन एक और फंगस से रिलेटेड एक और एसोसिएशन होती है. देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके बीच में? फंगस के बीच में. और दूसरा कौन होता है इस केस में? रूट ऑफ अ हायर प्लांट. ठीक है, जैसे कि खास तौर से इसमें देखा गया है जो चील देवदार के पेड़ हैं ना, इनकी जड़ें जो हैं उनके ऊपर फंगस ग्रो करती है और वो एक तरह से प्रोटेक्शन भी देती है प्लांट को, प्लस उसको न्यूट्रिएंट्स भी देती है. तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में तो आपको +2 में है, लेकिन अभी 1 में सिर्फ आपने एक लाइन याद रखनी है, माइको और राइजा. माइको अगेन वर्ड आ गया है, मैंने आपको कहा माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस. तो माइको कहीं भी आएगा इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू फंगस. राइजा होता है रूट्स, राइजोइड्स या है ना, रूट्स के लिए आता है. तो दिस इज अ एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. बस सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन आपने माइकोराइजा की लिख लेनी है. नाउ वी कम टू 4th किंगडम. ठीक है, विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चौथा किंगडम कौन सा था? प्लांटी. अब प्लांटी किंगडम वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर डिटेल्ड है इसके ऊपर पूरा, लेकिन हम उसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि CBSE ने उसको अपने हटा दिया है सिलेबस से. इस बार सिलेबस कम होगा थोड़ा, तो CBSE ने हटा दिया है. हो सकता है HP बोर्ड भी हटा दे 3rd चैप्टर, इसलिए अभी हम उसको नहीं करेंगे. सिर्फ बहुत ब्रीफ में, मतलब सिंपल फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी. प्लांटी किंगडम में जिनको भी रखा गया है उनके क्या फीचर्स हैं, यानी कि प्लांट्स की हम बात करें तो, है ना, दे आर ऑल यूकैरियोटिक, है ना. यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं. एक वर्ड आप मल्टी सेल्यूलर भी यहाँ ऐड कर सकते हो. और खासियत क्या है इनकी कि दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जिनको भी इसमें रखा गया है वो सारे उनमें क्लोरोफिल होता है और इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक हैं. ऑटोट्रॉफिक भी आप एक वर्ड यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लीजिए. लेकिन फिर ये साथ ही कह रहा है कि कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. सम ऑफ दीज मेंबर्स, है ना, सम मे बी हिट्रोट्रॉफिक. हिट्रो मीन्स वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा या अमरबेल आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस. इट इज़ अ पैरासाइट, है ना, एक प्लांट है ये, लेकिन दूसरे प्लांट पे उगता है. उसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडरवर्ट एंड पिचर प्लांट, ये सारे क्या हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स खाने वाले, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक हम इनको कह सकते हैं. ठीक है ना. बट अदरवाइज जितने भी इस किंगडम में रखे गए हैं दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है. देन एक और खासियत क्या है इनकी कि इनके, हमने कहा इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा और इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा. तो ये खासियत है इनकी प्लांट्स की, राइट. एंड उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें कि फर्दर इसको कैसे ग्रुप्स में बांटा गया है प्लांट किंगडम को, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको अगर आप देखें तो 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है. सबसे छोटे प्लांट्स जो हैं एल्गी कहलाती है. उसके बाद ब्रायोफाइट्स, 3rd हैं टेरिडोफाइट्स, फिर हैं जिम्नोस्पर्म्स और फिर हैं एंजियोस्पर्म्स. हमने यहाँ कहा कि इसमें जितने भी रखे गए हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं. जैसे कि एल्गी में आप देखोगे बहुत सी एल्गी ऐसी हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे क्लमाइडोमोनास है ना, या क्लोरेला है. ग्रीन एल्गी जो हैं ये यूनिसेल्यूलर भी हैं बट बहुत कम. अदरवाइज जनरली आपको मल्टी सेल्यूलर मिलेंगे इसमें. अब इन 5 ग्रुप्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं. एल्गी तो आपको पता ही है, जिसको शैवाल कहते थे हिंदी में, और जनरली एक्वेटिक होती है एल्गी, है ना, पानी में मिलती है ये. ब्रायोफाइट्स जो हैं, अच्छा एल्गी की एक बात और आपको बता दें कि इसमें बेशक ये प्लांट है लेकिन प्लांट बॉडी नहीं है इसमें, मतलब ऐसे रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ नहीं मिलता ना, तो इसकी प्लांट बॉडी जो है उसको थैलस कह देते हैं. उसी तरह से ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा ही होता है. ब्रायोफाइट्स भी बहुत छोटे प्लांट्स हैं, हालांकि इनको आप देख सकते हो फिर भी. एल्गी तो कुछ एक जो यूनिसेल्यूलर है वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हो, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं
ये दिख जाते हैं। और आजकल बरसात में ये बहुत होते हैं, जितने भी डंगे हैं आपके आसपास उनके ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे होते हैं, फ्लैट सा स्ट्रक्चर थैलस उनका, इनकी भी बॉडी जो है उसको थैलस ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ नहीं दिखता है। नाउ ये पानी में मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? लैंड पे मिलते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पर मॉइस्चर हो ठीक ठाक, है ना, तभी आजकल हम बरसात में इनको ज़्यादा देख पाते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं जो कि लैंड पे ही मिलते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, टेरॉन से बनाए ये, मतलब फेदर लाइक लीव्स, बड़े बड़े पंख जैसे, जैसे कि आजकल वही लिंगडू वगैरह जो होता है, या फर्न्स जिनको आप कहते हो, है ना, फर्न्स, वो सारे इसमें आते हैं। अगेन ये भी छोटे प्लांट्स ही हैं, 1-2 मीटर हाइट ही होती है इनकी, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और उसके बाद आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। दोनों के बीच पीछे स्पर्म वर्ड लगा है। स्पर्मी का मतलब एक्चुअली सीड होता है, तो ये सीड प्लांट्स हैं दोनों। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्लांट्स। इसमें भी सीड बनता है, इसमें भी, लेकिन इसमें जो सीड बनता है वो ढका हुआ नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो है वो फ्रूट के अंदर ढका हुआ होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनता है वो खुला ही होता है, जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके चील, देवदार वगैरह, इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं, पाइन, देवदार, स्प्रूस, फर, शिमला में तो ये बहुत मिलते हैं सारे ही, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। और इनमें फ्रूट नहीं बनता है, उसके बदले कोन्स बनते हैं ना, जो लकड़ी की कश्तियाँ जिनको आप बोलते हो वो बनती हैं, उसके अंदर सीड होता है, उसको आप थोड़ा सा हिलाओ तो उसमें से सीड गिर भी जाता है बाहर। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, जिनमें कि कोन्स बनते हैं, ठीक है, और सीड जो है वो कवर्ड नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनमें जो सीड है वो कवर्ड होता है, एक तो फ्रूट के अंदर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजियोस्पर्म्स का क्या है कि इसमें फ्लावर्स लगते हैं। सो दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। और आपके सिलेबस में आगे जाकर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और भी डिटेल्स हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, या हम कह लें किंगडम प्लांटी जो है, उसके अंदर ये 5 आपको क्लासेस मिलेंगी, और इसी सीक्वेंस में, क्योंकि सबसे पहले एल्गी आई थी, मतलब अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो देखते हैं ना अर्थ के ऊपर, तो पहले एल्गी बनी थी, फिर ब्रायोफाइट्स बने थे, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, और फिर एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये सबसे, आप कह लीजिए, एडवांस्ड हैं इनमें, राइट। तो ये 5 ग्रुप्स आपने इनके याद रखने हैं किंगडम प्लांटी के। इसके अलावा एक, अगर आप ये भी याद रखो ये लाइन, कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं, ठीक है, एक को सेप्रोफिटिक स्टेज कहते हैं और एक को गेमिटोफिटिक स्टेज कहते हैं। और बारी बारी से, जैसे पहले सेप्रोफिटिक स्टेज आएगी, फिर गेमिटोफिटिक आएगी, फिर दोबारा सेप्रोफिटिक, फिर दोबारा गेमिटो, ऐसे करते करते, तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक जनरेशन आती है, फिर दूसरी, फिर दूसरी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा आपको जब तक इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जस्ट इसको अगर आप रट सको तो इन वर्ड्स को रट लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3rd चैप्टर अगर हम करते तो आपको डिटेल में ये समझाते, ठीक है, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा। सो आपने सिर्फ किंगडम प्लांटी के यहाँ से जनरल फीचर्स लिख लेने हैं, जैसे कि दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर, सेकंड आ जाएगा कि दे आर ऑटोट्रॉफिक, थर्ड आ जाएगा कि दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे हैव सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि दे आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, ये आ जाएंगे नाम। एक और पॉइंट आप इसका बना लीजिएगा कि उनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं। तो इस तरह से आपके 5-6 पॉइंट्स बन जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट 5th किंगडम जो है दैट इज़ एनिमलिया, और सबसे एडवांस्ड किंगडम कह लीजिए इसको, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि मोनेरा से शुरू करें तो पहले मोनेरा आता है, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया, यानी सबसे एडवांस्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस किंगडम में रखे गए हैं। और कौन हैं वो ऑर्गेनिजम्स? नाउ दे आर हिट्रोट्रॉफिक, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के आधार पर ही ये बनाया था ना। फंजाई में सेप्रोट्रॉफिक रख दिए थे सारे, प्लांटी में सारे ऑटोट्रॉफिक रख दिए थे, और हिट्रोट्रॉफिक जो है वो एनिमलिया किंगडम में रखे गए हैं। तो हिट्रोट्रॉफिक हैं ये, मेन इसका वो है। सेकेंडली यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेल्यूलर हैं। देन दे, अगर हिट्रोट्रॉफिक है तो यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट है ना,
दूसरों पे किस पे? तो मेनली दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, राइट? प्लांट प्रोडक्ट्स पे हम डिपेंड करते हैं। आपको पता है हर्बीवोर्स कहते हैं ऐसे एनिमल्स को, और कुछ जो हैं कार्निवोर्स भी होते हैं, यानी कि फ्लैश ईटिंग। नाउ अब इनमें एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी में जो फूड है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ इनफैक्ट प्लांट किंगडम में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इनका जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है ना? तो यहाँ पे आप ये बेशक एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे ये खाना लेते हैं? होलोजोइक मीन्स पूरा इंजेस्ट करके मुंह से खाना लेते हैं, ठीक है? देन ओके, द हायर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल किंगडम में भी फर्दर बहुत सारी वो है ना डिफरेंट, उसमें बांटा है इसको भी। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या मिलता है हमें? वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, और लोकोमोशन इनमें होती है एनिमल्स में। ये भी एक मेन डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, है ना? प्लांट्स जनरली मूव नहीं करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उनमें लोकोमोशन नहीं देखने को मिलती, जबकि एनिमल्स में देखने को मिलती है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, और गैमीट्स जो हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से इसमें भी ये आपके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। बाकी जैसा मैंने कहा कि इसकी भी डिटेल्स अभी हम देख लेंगे कि HP बोर्ड क्या करता है, सिलेबस में रखता है कि नहीं 4th चैप्टर, तभी हम इसको डिटेल में करेंगे। अदरवाइज़ अभी के लिए आपको जस्ट ये इसके जनरल फीचर्स जो हैं वो करने हैं। सो ये तो हो गए 5 किंगडम। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, देखिए वो है वायरसेस के ऊपर। वायरसेस जो हैं आपको बता दें कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है? हम ये देखो, दे डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, राइट? इनके एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिविंग बींग्स जैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग जैसे होते हैं। तो वायरसेस को इसीलिए किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। 5 किंगडम में से कहीं पे भी इसको जगह नहीं मिली है। इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट? सो अब वायरसेस की अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो थोड़ा सा साइज़ की बात करें तो साइज़ नेचुरली बहुत ही छोटे होते हैं। वायरसेस जो हैं ये बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं ये। शेप्स की बात करें तो वायरस जो है अलग अलग शेप्स में आ सकते हैं, स्फेरिकल, क्यूबिकल, हेलिकल। ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट मैं बता रही हूँ कि गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, या क्यूब लाइक हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ एक वायरसेस के देख रहे हैं डायग्राम्स। इसमें एक्चुअली ये तो स्पेशल वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, और उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है? इसके अलावा जो ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि टोबैको, तंबाकू के प्लांट को ये अटैक करता है। और ये वैसे रॉड शेप्ड होता है, इसको बहुत ही इन्होंने एनलार्ज करके यहाँ दिखा रखा है। कुछ और डायग्राम्स जो हैं वायरसेस की वो मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, किसी दूसरी बुक से। यहाँ पर भी ओके कुछ और वायरसेस यहाँ आप देख पाओगे। ये देखिए, दिस इज़ एक्चुअली टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि इस तरह का होता है, रॉड शेप्ड, लेकिन ये इसको बहुत एनलार्ज करके इसने दिखा रखा है कि एक्चुअली कैसा होता है। यहाँ आप देखो, पोलियो का वायरस इस तरह का होता है, ठीक है? इन्फ्लुएंज़ा का वायरस जो है वो गोल है, हर्पीज़ का भी ऑलमोस्ट गोल है, और बैक्टीरिया को जो वायरस अटैक करता है वो ऐसा दिखता है, इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं इनकी। शेप्स उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इनका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि वैसे तो 2 ही मेन चीज़ें होती हैं इनके स्ट्रक्चर में। एक बाहर का कवर, ठीक है, जो प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो DNA हो सकता है या RNA। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे, ये बाहर कैप्सिड जो बता रहा है ये इसका प्रोटीन कवर है, और ये अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड है। इसका भी उसी तरह से कवर है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। पोलियो का भी
ये इसका कवर दिख रहा है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। टोबैको मोज़ेक वायरस का भी अगर आप देखो, ये बाहर ये कैप्सिड है इसका, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ ये प्रोटीन का कवर है, और अंदर ये ब्लैक सा जो धागा आप देख रहे हो इसका न्यूक्लिक एसिड है। सो स्ट्रक्चर की बात करें अगर वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने आपको कहा वैसे तो ये दो चीज़ें मेन है। कैप्सिड मीन्स उसका बाहर का प्रोटीन कवर, और अंदर न्यूक्लियोइड जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दो चीज़ें ही मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक वायरसेस में एक और कवर हो सकता है बाहर, जिसको हम एनवेलप कहते हैं। सो दिस इज़ प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेस, सब में तो नहीं होता लेकिन किसी किसी में होता है। जैसे कि HIV का जो वायरस है उसमें भी आपको एनवेलप मिलेगा। और अगर ये एनवेलप होगा तो ये किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देन चौथी चीज़ एक और आपको क्या मिलती है वायरसेस के अंदर, अगर मिलेंगे तो एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। कई बार कुछ एंजाइम्स इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये भी सभी वायरसेस में नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वैसे तो ये दो चीज़ें ही मिलती हैं वायरसेस में, लेकिन किसी किसी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। सो अब आपने इनका स्ट्रक्चर देख लिया कि ये इनमें सिर्फ दो चीज़ें हैं ना, एक हमने कहा प्रोटीन कवर जिसको कैप्सिड कहा हमने, और अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल, यानी बाकी ऑर्गेनिज्म जैसा इसमें कुछ नहीं है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं है पहली बात, जैसे होती है ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको लिविंग नहीं कह सकते हम, राइट। और लेकिन दूसरी तरफ ये पैरासाइट्स हैं और होस्ट को अटैक करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उस लिहाज से ये लिविंग, हमको लिविंग कहना भी पड़ेगा इनको, राइट। तभी मैंने कहा कि वायरसेस जो हैं ये दोनों तरह के कैरेक्टर्स शो करते हैं, लिविंग बीइंग्स के भी और नॉन लिविंग बीइंग्स के भी। सो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है जो कि मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगी, यानी कि इसमें वायरसेस में लिविंग बीइंग्स के कौन से कैरेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग के कौन से हैं। बाकी तो ऐसा सच यहाँ से कुछ नहीं आता है, लेकिन जस्ट अपनी नॉलेज के लिए अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वायरस के अंदर या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए, दोनों में से एक चीज़ ही मिलती है। तो जिनके अंदर डीएनए होता है दे आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस, और जिनके अंदर आरएनए होता है उनको आरएनए वायरसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए, इस आधार पे भी इनको बांट सकते हैं। ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं उनको प्लांट वायरसेस कह देते हैं, जो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं उनको एनिमल वायरसेस कह देते हैं, और जो बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करते हैं या जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना आपने। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक वायरस है एक्चुअली, ठीक है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो बैक्टीरियोफेज पूरा ना बोल के कई बार हम जस्ट इसको फेज भी कहते हैं, फेजेस, ठीक है। तो ये तो हुआ वायरसेस के बारे में। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वायरस आपको कहा क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं ना, इसका एक तो प्रोटीन कवर है, प्लस इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड का मतलब या तो वो डीएनए है या वो आरएनए, ठीक है ना, दो ही चीज़ों का बना होता है वायरस। तो इसको एक्चुअली वायरस को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना, न्यूक्लियोइड प्लस प्रोटीन। सो वायरसेस आर बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। अब दो टर्म्स और हैं हमारे पास। अब ये क्या है देखिए, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स। ये देखो, वायरस, कंप्लीट वायरस क्या है? दिस प्लस दिस। लेकिन अगर इन दोनों में से कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ प्रोटीन कवर जो है कई बार वो भी क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। तो ऐसा जो
पार्टिकल है आप कह लो, यानी कि अकेली प्रोटीन विच कैन कॉज डिजीज, इट इज़ कॉल्ड प्रियॉन। ठीक है, और अकेला न्यूक्लियोइड बिना प्रोटीन कवर के, है ना, अकेला न्यूक्लियोइड भी कई बार डिजीज कॉज करता है, तो उसको कहते हैं वीरियोइड, यानी इन्फेक्शियस न्यूक्लियोइड। और बेसिकली आरएनए ही होता है, ये डीएनए नहीं होता। कई बार सिर्फ आरएनए जो है वो भी डिजीज कॉज कर सकता है या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको कहते हैं वीरियोइड। तो ये दो टर्म्स भी कई बार पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो MCQ टाइप में कई बार ये आ जाता है, तो ये भी आपने कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट, देखिए कंप्लीट वायरस दो चीज़ों से बनता है ना, प्रोटीन और न्यूक्लियोइड से, लेकिन इन दोनों को हमने कहा अकेले अकेले भी ये डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। जैसे अकेला प्रोटीन कवर हो तो वो भी कॉज कर सकता है, उसको प्रियॉन बोलेंगे, और अकेला आरएनए जो है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको वीरियोइड कहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आपने इस लेक्चर के पूरे नोट्स तैयार कर लेने हैं।